हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, राइट। लेकिन अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन भी किस क्लास के लिए? क्लास 11th के लिए, राइट। क्लास 11th के स्टूडेंट को सबसे पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अभी अभी 10th क्लास को क्वालिफाइड किया है। 10th क्लास को क्वालिफाइड करने के बाद आपने 11th क्लास में भी आके और 11th क्लास में भी आने के बाद आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है, राइट। तो कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करने के बाद आपकी जर्नी शुरू होती है, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो या उसके बाद फर्दर क्लासेस हो। मेरा साथ आपके साथ जरूर रहेगा और आपको अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में, इवन अकाउंटेंसी ही नहीं, आपको अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को क्रिएट होने नहीं दूंगा, किसी भी चैप्टर से रिलेवेंट, राइट। आपको कोई भी डाउट्स हो, आपका भाई आपके साथ तैयार खड़ा हुआ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स का मीनिंग समझाऊंगा, देन अकाउंट्स की वीडियो के बाद आपके सामने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस आएंगी, राइट। तो आइए बहुत जल्द इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। और मैं आपसे दावा करता हूं इसी वीडियो में आप डेफिनेटली अकाउंट्स का मीनिंग जरूर समझोगे। मेरा तरीका बहुत अलग है, बुक में जैसे बातें मेंशन है, मैंने उन सभी बातों से हटके कुछ और अलग स्टार्टिंग में ही बातें बताई हुई हैं, राइट। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना जरूर, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना जरूर। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग हम समझते हैं अकाउंट्स का, राइट। इवन अकाउंट्स के मीनिंग को भी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, राइट। क्योंकि अकाउंट्स का रोल हमेशा बिजनेस में ही होता है। आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, आपकी कंपनी को आपके अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है, राइट। आप अपना किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हो तो आपने तो भैया अकाउंट खुलवा लिया, डेट्स इट। लेकिन उस बैंक में बहुत सारे लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो बैंक भी क्या है? एक कंपनी ही है, राइट। तो बैंक अगर बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स खुलवाती है तो बैंक को सभी के लेन देन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, या बैंक सभी ट्रांजैक्शंस के लेन देन को प्रॉपर रिकॉर्ड करती है, राइट। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो बिजनेस का मतलब क्या है? एक इंसान अपना खुद का जो भी काम करता है, जो उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब को ही उसके बिजनेस का नाम दिया जाता है, राइट। वो पर्सन किसी दूसरी कंपनी के अंडर में जॉब नहीं करता, उसका अपना खुद का काम है, तो उसके अपने खुद के काम को उसका बिजनेस का नाम दे दिया जाता है कि वो अपना बिजनेस करता है, चाहे काम उसका स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का हो, उसके अपने काम को बिजनेस का नाम दिया जाता है। अब अगर एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे चाहिए क्या? कैश। तो यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उसे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कैपिटल का नाम देते हैं। यानी कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है, या जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, उस पैसे को नाम दिया जाता है कैपिटल का। जरूरी नहीं है कि वो जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है वो सारा का सारा पैसा मनी की फॉर्म्स में ही हो, मनी के साथ साथ काइंड यानी एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब आप अपना कोई भी शोरूम खोलना चाहते हो, आपके पास 2 एसी पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपके घर में 2 एसी एक्स्ट्रा थे, तो आपने क्या काम करा? अपने शोरूम को खोलने के लिए आपने जो भी कैश इन्वेस्ट किया, उस कैश के साथ साथ आपको अपने शोरूम में ठंडक भी रखनी है। तो ठंडक को रखने के लिए आपको अलग से कोई शोरूम खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने अपने खुद के ही एसी को अपने शोरूम में लगा दिया। तो जो उन एसी की वैल्यूज होगी, उन एसी की वैल्यूज को भी कैश की वैल्यूज में जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसे कैपिटल का नाम दिया जाएगा, राइट। तो बिजनेस में जो बिजनेस के मालिक के द्वारा कोई भी अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या कोई भी पैसा काइंड की फॉर्म में लगाया जाता है तो हम उसे कैपिटल का नाम देते हैं। तो आप खुद सोचो, एक बिजनेस में जो भी कैश का लेन देन होगा, राइट। एक बिजनेस है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप पहले काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को परचेज करोगे। काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को परचेज करने के बाद आप उन्हें मार्केट में बेचोगे। तो आइटम्स को खरीदने में पैसा आप खर्च करोगे, आइटम्स को बेचने में पैसा आपके पास आएगा। तो ये कैश का लेन देन नहीं हो रहा, ये कैश का
लेन देन हो रहा है। आपने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को परचेज किया, अब आपने जिस वैल्यू में उन्हें परचेज किया उन वैल्यूज की भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस के अंदर। आपने उन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जिस वैल्यू से मार्केट के अंदर बेचा तो उनकी जिस वैल्यू के साथ बेचा आपको उनकी वैल्यूएशन को भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस में जो भी पैसे का लेन देन होगा या जिस वैल्यूज के साथ लेन देन होगा उन सभी वैल्यूज को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो उन सभी वैल्यूज को रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि भाई 10 एसी खरीदे गए फलाना पर्सन से लिख दिया गया, 10 फ्रिज परचेज किए गए फलाना पर्सन से लिख दिया गया, एक कूलर बेच दिया गया फलाना पर्सन को लिख दिया गया, एक फ्रिज बेच दिया गया फलाना पर्सन को इस वैल्यू के साथ लिख दिया गया। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स का मतलब अगर आपको समझना है तो बिजनेस का तो मीनिंग समझ में आ ही गया। तो इसी बिजनेस में जो भी कैश का लेन देन हो रहा है, इस कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। तो यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are expressed in terms of money or in the nature of the financial character। यानी कि एक बिजनेस में वो लेन देन या ऐसी ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के तरीके को अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। राइट? तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसेस। अकाउंट्स का मतलब क्या है? एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को अकाउंट्स का नाम दिया जाएगा। राइट? रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, क्लासिफाई करने की प्रक्रिया और समराइज करने की प्रक्रिया। अब ये क्लासिफाइंग और समराइजिंग क्या है, इनके मीनिंग थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स तो सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है अकाउंट्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट? अकाउंट्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस। अब आपने तो सर सीधी सीधी ये लाइन रट रखी है, आपके तो दिमाग में सेव है, हम भी सुनते जा रहे हैं। राइट? लेकिन हमें अभी भी ढंग से समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि जब तक आप इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे तो बिजनेस के अंदर किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको बिजनेस में दो शब्दों का ज्ञान भरपूर होना चाहिए। पूरी के पूरी अकाउंट्स के रामबाण सिर्फ दो ही हैं, डेबिट और क्रेडिट। राइट? तो आपको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग गहराइयों से, जड़ की गहराइयों से या जड़ की गहराइयों तक समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आएगा? आगे आ जाओ। ये जो मैंने बातें लिखी हुई हैं इन बातों को भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग बता दूं। देखो, बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग को तो जरूर क्लियर होना चाहिए। अब समझते हैं क्या है वो। डेबिट के भी कुछ रूल्स होते हैं, क्रेडिट के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो इन रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट द रिसीवर। अगर कोई भी पर्सन रिसीवर है तो उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करो, या कोई भी पर्सन गिवर है उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करो। तो यानी कि रिसीवर और गिवर में अगर कोई भी लेन देन हो रहा है तो रिसीवर का अकाउंट डेबिट कर देना और गिवर का अकाउंट क्रेडिट कर दो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया है, राम ने 10,000 रुपए शाम को पे करे तो आपको पता चल गया कि राम 10,000 पे कर रहा है शाम को, तो शाम रिसीवर है और राम गिवर है। तो शाम का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और राम के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से लिखा जाता है। हम बिजनेस में सिर्फ ये ही लाइन लिख के नहीं छोड़ सकते। राम शाम को 10,000 रुपए पे कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि शाम रिसीवर है, राम गिवर है। लेकिन अकाउंट्स का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन को, ये तो लेन देन है आपको साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन इस लेन देन को ऐसे लिखो, ऐसे लिख के मत छोड़ दो। इसी लेन देन को बिजनेस में ऐसे लिखो, इसी को ही अकाउंट्स का नाम दिया जाता है। राइट? अब ये भी क्या होती है, इसे हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं, वो आगे आगे चल के मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको अकाउंट्स का मीनिंग समझा रहा हूं, जो मैंने अभी अभी बोला है कि अकाउंट्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। राइट? कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया। तो ये बिजनेस में लेन देन ही तो हुआ, राम और शाम में लेन देन हुआ, हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को लिखने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले अगर हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का ज्ञान नहीं होगा तो ये रियलिटी है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। राइट? तो आपको पता चल गया कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो पहले इन रूल्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल पे आ जाओ। डेबिट मींस व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मींस व्हाट गोज आउट।
डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। मतलब क्या है, जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। जो आया का मतलब क्या है, एसेट्स। अगर आपके पास एसेट्स आती है तो आप एसेट्स को डेबिट करो, एसेट्स आपके पास जाती है तो आप एसेट्स को क्रेडिट करो। मतलब क्या है, एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब ये एसेट्स क्या है सर, हमने तो भैया इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना है। एसेट्स का मतलब बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पर बिजनेस का कानूनन अधिकार तो है ही, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स कहलाती है, पैसा कमाने का जरिया कहलाती है। आज मैं हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने क्लास लेने के लिए इस डिजिटल बोर्ड में 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मेरा पैसा कमाने का जरिया। अगर मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता हूं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर मैंने कोई एसी लगवाया हुआ है या मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया हुआ है, तो बिना एसी के या फिर बिना फर्नीचर के बच्चे मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे, राइट। तो ये मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम खोला है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम खोलने के बाद अगर आपके शोरूम के अंदर एसी है ही नहीं, बेचने वाला नहीं, जो एसी लगा हुआ होता है शोरूम के अंदर, कस्टमर्स आए, कस्टमर ने जैसे ही डोर खोला, डोर ओपन करते ही ओहो गर्मी 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 गर्मी, बेचारे वापस चले जाएंगे। लेकिन हाँ भाई वाह मजा आ गया, ठंडक में आए हैं, मजा आ गया, चाहे खरीदे भी ना, 4 बात करके उल्टे चले जाएं, लेकिन तसल्ली से खड़े रहेंगे। तो आपको अपने बिजनेस में उन्हें रोकने के लिए जो पैसा खर्च किया, आपने अपने बिजनेस में जो फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए पैसा खर्च किया, वो फाइनल गुड्स बिजनेस के लिए उसकी एसेट्स होती है। याद रखना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे बिजनेस का कानूनन अधिकार है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी या कह सकते हो जो बिजनेस को पैसा कमा कर देगी, राइट। तो ये तो है ही है। अब अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, आपने दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, 10 एसी, 10 फ्रिज, 10 कूलर, 10 एलईडी स्क्रीन, तो अगर आपने इन सब चीज़ों को परचेज करा तो ये भी तो आपको कमा के ही तो पैसा देंगे। आपने खरीदा क्यों है? बेचने के लिए। आपके बिजनेस में क्या काम होता है? आप ट्रेडिंग का काम करते हो, आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हो। ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कहीं से माल खरीदा, कहीं बेच दिया। जो लोग आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे डी मार्ट होता है, ग्रोसरी के उनके पास आइटम्स होते हैं, तो उनका क्या काम है, वो कहीं से आइटम, वो उन्होंने कंपनी से बल्क में आइटम परचेस करा और आपको रिटेल की फॉर्म में माल बेचना चालू कर दिया। तो वो भी कर क्या रहे हैं, वो आइटम बनाते थोड़ी हैं, वो तो आइटम खरीद के बेचा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बिजनेस में अगर कोई भी एसेट्स आएगी तो उसे डेबिट कर देना, कोई भी एसेट्स जाएगी तो उसे क्रेडिट कर देना। एसेट्स आती कैसे? जब आप उसे खरीदोगे, ये भी चलो समझाता हूं। जब आप उसे खरीदोगे, मैंने अभी अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया, आपने 10 एसी परचेज किए, 10 फ्रिज परचेज किए, 10 एलईडी स्क्रीन परचेज किए। ये आपने परचेज किए 24,000 के रेट से 2,40,000 के। 10 फ्रिज आपने 30,000 के परचेज से 30,000 के रेट से 10 फ्रिज खरीदे, 3 लाख रुपए के आ गए। 30,000 के रेट से ही 3 लाख की एलईडी स्क्रीन आ गई। और आपके पास से ये आइटम तो आया, ये आइटम आने के बाद क्या गया आपके पास से? कैश। तो कैश कितना गया? 8,40,000। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले जब तक आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स ही नहीं पता होंगे, तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को पता होने के बाद ही आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो यानी कि 10 एसी आए डेबिट, 10 फ्रिज आए डेबिट, 10 एलईडी स्क्रीन आई डेबिट, और पैसा आपकी जेब से गया। तो ये 3 चीज आई। डेबिट मींस व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मींस व्हाट गोज आउट। तो ये आपके पास से गया तो आपने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। तो मैंने आपको यही रूल्स यहाँ पे समझाए हैं। तो अगर आपको ये सेकंड रूल पता होंगे तो आप ट्रांजैक्शन को डेफिनेटली रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है कि भाई गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण या फिर गुड्स सोल्ड टू वरुण, इनका भी अभी आपको मीनिंग समझाता हूँ। पहले आपको डेबिट क्रेडिट के तीसरे रूल्स बता दूं, राइट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। आपके जितने भी खर्चे हैं या फिर जितने भी घाटे हैं हमेशा बिजनेस के लिए डेबिट होते हैं। बिजनेस अपने सभी खर्चों को, सभी घाटों को डेबिट करता है, अपने सभी इनकम्स को और सभी गेन्स को
क्रेडिट करता है, राइट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आप कोई भी रॉ मटेरियल्स को परचेज करते हो, आपने कोई भी गुड्स खरीदे बेचने के लिए, वो आपका खर्चा है। ऐसा खर्चा जो पैसा खर्च होता है पैसा कमाने के लिए। आप एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप अपने घर से लेके अपनी प्रीमाइसेस तक जाने में आपने जो भी फेयर चार्जेस पे किए, आप बेशक मेट्रो के थ्रू गए, अपनी कार से गए या अपनी बाइक से गए, तो मंथली अपनी प्रीमाइसेस तक पहुंचने के लिए, अपनी कंपनी तक पहुंचने के लिए जो भी आपने किराया खर्च किया वो आपका खर्चा है। तो आपने पैसा खर्च किया क्यों? पैसा कमाने के लिए, राइट। तो एक्सपेंस बिजनेस के लिए वो खर्चा कहलाता है जो खर्चा बिजनेस खर्च करता है पैसा कमाने के लिए, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी लॉस हो, उस एक्सपेंस या लॉस के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, और बिजनेस की कोई भी इनकम्स हो या गेन्स हो उन्हें क्रेडिट कर दिया जाता है, राइट। इनकम्स और गेन्स का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी भी चीज को बेचते हो, आपने अपनी एसेट्स को बेचा, आपकी कमाई हुई। आपने अपने गुड्स को बेचा, आपकी कमाई हुई, राइट। तो आपने अपने जिस गुड्स को बेचा, आपकी कमाई हुई, और वो कमाई आपकी रूटीन बेसिस पे होती है। तो रूटीन बेसिस पे होने वाली कमाई को इनकम का नाम दिया जाता है। लेकिन जो कमाई रूटीन बेसिस पर ना हो, मान लो कभी कभी तो आपकी सेल अच्छी खासी हुई, लेकिन अगर आपने कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल की सेल्स कर दी, एक्सट्रीम लेवल की सेल्स को करने के लिए आपको कुछ कमीशन की फॉर्म में अमाउंट रिसीव हो गया, तो वो कमीशन आपको बार बार नहीं मिलेगा। जो अमाउंट आपके लिए रिकरिंग यानी रेगुलर इन नेचर ना हो, हमेशा बार बार रिसीव ना हो, तो वो कमाई बिजनेस के लिए गेन्स कहलाती है, राइट। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो बिजनेस अपने इनकम्स या गेन्स को हमेशा से रिकॉर्ड करेगा कहां? क्रेडिट साइड में, राइट। इसी चीज को मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण। हमने अरुण से गुड्स खरीदे 20,000 के। गुड्स का खरीदना बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। गुड्स एक बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ गया, तो बिजनेस ने अपने एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट किया। एक्सपेंस का नाम क्या है? परचेज अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। तो परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ। अब ये अरुण का भी अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। गुड्स सोल्ड टू वरुण। वरुण को हमने 30,000 तक का सामान बेचा। सामान बेचा, हमारी कमाई हुई। सामान बेचा, हमारी कमाई हुई, हमारी इनकम जनरेट हुई। इनकम के बारे में मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली कि इनकम बढ़ती है तो, या इनकम जनरेट होती है तो इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम का नाम है सेल्स, राइट। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मैंने आपको यहां समझाया अकाउंट्स का मतलब, कि अकाउंट्स का मतलब क्या था कि एक बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस होती है, जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में हो, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका अकाउंट्स कहलाता है, राइट। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो इन तीनों रूल्स के बारे में हम आगे चल के और भी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, आप बेफिक्र रहना। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां अरुण क्रेडिट क्यों हुआ और यहां वरुण डेबिट क्यों हुआ। मेरी बातें समझना। यहां पे मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए हुए हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स और भी होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट। एक बिजनेस के पास अगर कोई एसेट्स होगी तो एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। याद रखना, एसेट्स बढ़ेगी कब? जब आप उसे खरीदोगे। एसेट्स घटेगी कब? जब आप उसे बेचोगे या उस एसेट्स में कोई ना कोई कमी हो जाएगी। इसकी भी बातें आगे चल के मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस यानी खर्चे घटते हैं तो एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स के तो बारे में मैंने आपको समझाया था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बिजनेस को पैसा कमा कर देगी, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे बिजनेस का कानूनन अधिकार है। लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के लिए वो अमाउंट जो अमाउंट इन एक बिजनेस को इन फ्यूचर पे करना होता है। इंग्लिश में कह देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में किसी भी जिम्मेदारी पैसा देने की टर्म्स में कोई भी एक ऐसी जिम्मेदारी बिजनेस की
जो जिम्मेदारी किसी को पैसा देने की टर्म्स में है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बोलते हुए लायबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक बिजनेस को इन फ्यूचर किसी को पैसा पे करना है, एक बिजनेस लायबल है किसी को पैसा पे करने के लिए, तो वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है, राइट। तो लायबिलिटी का मतलब सीधे सी बात है, बिजनेस ने कोई भी चीज उधार खरीदी है या कोई सर्विसेज को उधार लिया है। बिजनेस ने सर्विसेज को उधार लिया तो बिजनेस इन फ्यूचर पैसा पे करेगा, राइट। बिजनेस ने कोई भी चीज उधार खरीदी तो बिजनेस उसके बदले में पैसा पे करेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म पे आप मान लो आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाते हो अपनी अकाउंट्स की बुक परचेज करने के लिए, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, तीनों के तीनों बुक आपका अंदाजा था कि ये तीनों की तीनों बुक 1000 के अंदर अंदर आ जाएंगी और आप 1000 रुपीज़ को लेके गए थे। लेकिन आप जिस शॉपकीपर के पास गए आपको पता चला इन बुक्स के तो प्राइस हैं कितने, 1350 रुपये, 1350 की ये बुक्स हैं। आपने अंकल जी को 1000 रुपये दे दिए। अंकल जी आपको जानते थे। अंकल जी से आपने कहा अंकल जी मैं पापा से लाके आपको 350 रुपीज़ इन पे कर दूंगी, या मैं आपको रात तक, अभी पापा ऑफिस में हैं, मैं रात तक अपने फादर से आपको 35 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगी। अंकल आपको जानते थे। उन अंकल ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं आप ले जाओ। तो आप 350 रुपए का माल उधार खरीद के लाए, तो आपके लिए उधार खरीदना आपके लिए वो लायबिलिटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 1350 का तो माल परचेज कर लिया, लेकिन 350 की आपके ऊपर देनदारी चढ़ चुकी है, उधारी चढ़ चुकी है। तो बिजनेस के लिए उधारी उसकी लायबिलिटी होती है। तो बिजनेस की अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। अब लायबिलिटी बढ़ती कैसे है? खूब सारा माल खरीदते चले जाओ, उधार बढ़ती चली जाएगी, और जितना माल खरीदते जा रहे हो उसमें से कुछ अगर आप देनदारी भी टाइम टू टाइम करते जा रहे हो तो लायबिलिटी घटेगी भी। सीधी सी बात है, आपने लोन लिया, एक बिजनेस अगर लोन लेता है और उस लोन की बहुत सारी इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है, तो जब लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट पे होती जा रही है लायबिलिटी घटती जा रही है, राइट। तो मैं यही चीजें समझाना चाह रहा हूं, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटी तो डेबिट। ऐसे ही बिजनेस की इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम घटती है तो डेबिट। ऐसे ही कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल घटती है तो डेबिट। इन सभी रूल से रिलेवेंट हम आगे चल के और भी वीडियोस में बातें समझेंगे। आप मेरे इंट्रोडक्शन के सभी पार्ट्स को देखते चले जाना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो मैं आपको यही चीजें समझाना चाह रहा हूं कि आपने अभी अभी एक बात बोली कि हमने गुड्स खरीदा अरुण से 20,000 रुपीज़ का, तो परचेज हमारा खर्चा है तो हमने अपने खर्चे को डेबिट कर दिया, लेकिन अरुण के अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अगर अरुण से हमने कोई माल परचेज किया तो अरुण तो हमसे पैसा रिसीव करेगा, अरुण हमसे पैसा लेगा। तो अरुण हमारा कौन है? यानी कि अगर एक बिजनेस किसी अरुण पर्सन से कोई चीज खरीदता है तो अरुण हमारा लेनदार है। लेनदार का मतलब इंग्लिश बिजनेस के लिए क्रेडिटर। लेनदार का मतलब बिजनेस के लिए क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स हमेशा बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी, राइट। क्योंकि हमें अरुण को 20,000 रुपीज पे करने हैं तो लायबिलिटी बढ़ गई, एक बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, इसलिए अरुण को क्रेडिट किया गया है, राइट। अगर अभी भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने इंट्रोडक्शन को जैसे समझाया है आपको समझ में आया या नहीं आया। मुझे 100% मैं श्योर हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको डेफिनेटली समझ आया होगा। बेशक मैं ये नहीं कहता आपको 100% समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ये चीज सोचो कि जो बच्चे 10th क्वालिफाइड करने के बाद अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, और भाई साहब अगर आपको 50-60% भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो है ही, इवन मेरे लिए भी है कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में ही 50-60% सेटिस्फाइड कर दिया, राइट। गुड सोल्ड टू वरुण, वरुण को हमने 30,000 तक का सामान बेचा, वरुण को हमने सामान बेच दिया, तो यानी कि हमारी जेब, हमारी कमाई हो गई, यानी कि वरुण हमें पैसा देगा, तो जो हमारी कमाई हुई, हमारी कमाई को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। और वरुण हमें इन फ्यूचर पैसा देगा, तो वरुण हमारे लिए कौन है? डेटर। देनदार को बोला जाता है डेटर, हमेशा याद रखना। अगर एक बिजनेस कोई भी चीज उधार खरीदता है तो उसके द्वारा जो सामान उधार खरीदा जाता है उसे क्या बोला जाता है? अगर एक बिजनेस कोई भी चीज उधार खरीदता है तो बिजनेस के लिए सामने वाला पर्सन क्रिएट हुआ तो वो क्या माना जाएगा? राइट, वो हमसे पैसा लेगा, हमारा लेनदार, हमारा क्रेडिटर, तो यानी कि हमारी लायबिलिटी। तो जब हम कोई भी चीज उधार खरीदते हैं तो यानी इन द केस ऑफ क्रेडिट परचेज, उधार खरीदने का मतलब उसकी इंग्लिश होती है क्रेडिट परचेज। अगर कोई भी चीज उधार खरीदी जाती है तो कौन क्रिएट होती है? लायबिलिटी, यानी कौन पर्सन क्रिएट होता है? क्रेडिटर। लेकिन अगर कोई भी चीज उधार बेची जाती है तो कौन पर्सन क्रिएट होता है? डेटर, राइट। तो यानी इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल्स द पर्सन विल बी क्रिएटेड एज डेटर,
एंड इन द केस ऑफ क्रेडिट परचेज द पर्सन विल बी क्रिएटेड एज क्रेडिटर, राइट। तो बिजनेस के लिए डेटर जो होते हैं वो हमेशा से बिजनेस की एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी बन जाते हैं, एसेट्स बढ़ी तो डेबिट। तो सीधी सी बात है, बिजनेस कह देगा वरुण से, अरे हमारे पैसे दे दिए, जो हमने तुझे टाइम दिया है उस टाइम पे हमें हमारे पैसे दे दिए, वरना और पकड़ के ठा देंगे। तो यानी कि वरुण के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो वरुण का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वरुण हमारी प्रॉपर्टी है, वरुण को हमने उधार सामान बेचा तो वो हमें पैसा डेफिनेटली देगा। तो मैं आपको यहां से यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपको कोई भी अकाउंट्स का मीनिंग समझना है तो अकाउंट्स के मीनिंग को समझने के लिए जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग ही नहीं पता होगा, डेबिट और क्रेडिट का रोल ही नहीं पता होगा, तो आप कभी भी अकाउंट्स का मीनिंग नहीं समझ सकते, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अकाउंट्स का मतलब होता क्या है। तो अकाउंट्स का मतलब आप लोग डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अपने सेकंड पार्ट को बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, जिस सेकंड पार्ट में मैं और भी आपको दुनिया भर का ज्ञान दूंगा। मेरे थ्रू ज्ञान लेते चले जाना, नॉलेज गेन करते चले जाना। जैसे जैसे आपको नॉलेज गेन होगी आपको डेफिनेटली हर चीज समझ में आनी लग जाएगी, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।